ईरान ने आज खुलेआम यूक्रेन पर सीधे हमले की धमकी दी है जब यूक्रेनी ड्रोन ने कैस्पियन सागर में रूसियों पर हमला किया। जेलेंस्की ने कहा, पुतिन रूस में लामबंदी की तैयारी कर रहे हैं और यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरियाई सैनिकों के भेजे जाने का इंतजार है। व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध खत्म करने की कजाकिस्तान राष्ट्रपति की अपीलों का इस्तेमाल किया ताकि इसके विपरीत युद्ध को जारी रखने को सही ठहरा सकें। और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी तो अब खुलकर कह रही है कि रूस यूरोप के खिलाफ सैन्य उकसावे की तैयारी कर रहा है, जबकि रोमानिया में लगातार तीसरे दिन रूसी ड्रोन गिराए जा रहे हैं जो देश पर हमला कर रही हैं। आज 26 जुलाई को कई चिंताजनक संकेत एक ही कहानी में मिल गए और इस कहानी का नाम है, मैं कहूंगा, व्लादिमीर पुतिन तनाव बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी दौरान यूक्रेनी हमले अपने परिणाम देना जारी रखे हुए हैं। आज रात ड्रोन ने कब्जे वाले क्रीमिया में तावरिचेस्काया टीईएस और चेरनोम नेफ्टेगाज पर प्रहार किया, ट्यूमेन तेल रिफाइनरी और डोनेट्स्क क्षेत्र में पुल। और रूस में मार्केटप्लेस वाइल्डबेरिस ने किसी कारणवश अपने वेबसाइट से सैन्य सामान की श्रेणियां जल्दी से हटा दी हैं, शायद इसलिए ताकि वे खुद को नागरिक प्रतिष्ठान दिखा सकें। खैर, चलिए देखते हैं। आइए इस एपिसोड में 26 जुलाई की ताज़ा खबरों का एक संक्षिप्त सारांश बनाते हैं जो इस समय जानना सबसे ज़रूरी है। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। आइए इन विषयों पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर की ओर बढ़ रहे हैं और आपकी सदस्यता के लिए आभारी रहूंगा। तो चलिए 26 जुलाई के बीते दिन का संक्षिप्त सारांश लेते हैं। मैं यूक्रेन के लिए ईरानी खतरे से शुरू करूंगा क्योंकि ये इस युद्ध में एक बुनियादी नया मोड़ है। पहले ईरान ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध किया था और औपचारिक रूप से यूक्रेन को निशाना नहीं बनाया था, हालांकि वो रूसियों की मदद करता था। अब ईरान सीधे तौर पर यूक्रेन को धमकी दे रहा है। इन धमकियों का कारण 25 जुलाई की रात को कैस्पियन सागर में यूक्रेनी ऑपरेशन है। याद दिला दूं कि उस रात यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने फिलानोव्स्की तेल प्लेटफॉर्म पर हमला किया था। रॉकेट बोट मोलनिया और 2 जहाज पोर्ट ओलिया 2 और बेगे, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के तहत थे और जिनका इस्तेमाल खास तौर पर ईरान और रूस के बीच सैन्य सामान ले जाने के लिए किया जाता था। यानी यूक्रेन ने उस खास लॉजिस्टिक्स पर हमला किया जिसके जरिए ईरान रूस को हथियारों की सप्लाई करता है। रूस ईरान को वो सब दे सकता है जिसकी उसे अमेरिका के हमलों के बीच जिंदा रहने को जरूरत है। तेहरान ने इस हमले पर काफी तीखी प्रतिक्रिया दी, जो कि साफ है क्योंकि सीधा उनके सैन्य लॉजिस्टिक्स पर हमला किया गया। अब साफ है कि यूक्रेन वहां भी पहुंच रहा है। और अब ईरान के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन पर अपने जहाज पर हमले का आरोप लगाया है, ये कहते हुए कि जहाज पर विस्फोट के कारण एक नाविक की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। और अब ईरान इस जहाज को एक व्यावसायिक जहाज बता रहा है जिसका कथित तौर पर सैन्य आपूर्ति से कोई संबंध नहीं है। वो कहता है, हम रूसियों के साथ सिर्फ व्यापार कर रहे थे। हम नहीं बताएंगे कि क्या था, लेकिन ये सैन्य सामान नहीं था। और अब ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस हमले को शत्रुतापूर्ण और आपराधिक कृत्य बताया है। इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन बताया गया है और इसे आक्रामकता का कृत्य कहा गया है, जो मैं उद्धृत करता हूं, युद्ध की आग को और भड़काने और फैलाने में सक्षम है। कुछ समय बाद ईरान के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन के अस्थायी प्रभारी को तलब किया और कहा कि ईरान बिना किसी हिचकिचाहट के अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा की रक्षा करेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकच्ची ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील की, यूरोपीय संघ और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई करने और निश्चित रूप से कीव की निंदा करने का आग्रह किया। वहीं ईरानी अधिकारियों के करीबी मीडिया और टेलीग्राम चैनलों में अब सीधे धमकियां दी जा रही हैं, यहां तक कि यूक्रेन के खिलाफ ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के इस्तेमाल की संभावना तक की बात कही जा रही है। तेहरान के कुछ उग्र लोग अब अधिकारियों से यूक्रेन पर सीधे हमला करने को कह रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे पास कीव तक पहुंचने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं तो हमला करें। यहां ठंडे दिमाग से विश्लेषण जरूरी है।
ईरान के यूक्रेन पर हमला करने की संभावना कम है, फिलहाल उसकी अमेरिका से जंग चल रही है। ईरान के पास समय नहीं है और वहां पहुंचना भी मुश्किल है क्योंकि मिसाइलों को तुर्की के ऊपर से जाना होगा। क्या तुर्की इसकी इजाजत देगा? शायद नहीं। लेकिन सार्वजनिक रूप से धमकी देना खुद इस बात को स्वीकार करना है कि यूक्रेन ने वाकई में उनकी कमजोर नस पर हाथ रख दिया है। साथ ही याद रखें कि ईरान ने पिछले साल भी यूक्रेन को मिसाइलों से धमकाया था पर हमला नहीं किया। यूक्रेन ने अभी उस चैनल को उजागर किया और उस पर हमला किया है जिसके जरिए मॉस्को और तेहरान के बीच सैन्य सहयोग हो रहा था। वैसे आज रूसी मीडिया ने भी इस बारे में अनजाने में खुलासा कर दिया, जैसा कि वे सोचते हैं यूक्रेनी अभियान के असली मायने के बारे में। उनके अनुसार कीव वॉशिंगटन को यूरोप के बाहर अपनी उपयोगिता दिखाना चाहता है। तो उनके तर्क अनुसार हम अमेरिका को दिखा रहे हैं कि हम उसी ईरान रूस गठजोड़ पर हमला कर रहे हैं जो अमेरिका के लिए भी परेशानी का कारण है। इसका मतलब है कि ऐसा गठजोड़ सच में है। भले ही तेहरान बार बार कहे कि वो सिर्फ व्यावसायिक जहाज था, अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी कई बार मान चुकी हैं कि रूसियों के जरिए कास्पियन सागर से ईरान को युद्ध में मदद मिल रही है। मध्य पूर्व में अमेरिका के खिलाफ अब मोर्चे की स्थिति और लामबंदी पर मुख्य खबर। व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति ने आज रूस की इस शरद ऋतु की योजनाओं पर खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट सुनी और इन योजनाओं में शांति का कोई स्थान नहीं है। इसके विपरीत व्लादिमीर पुतिन रूसी संघ की स्टेट ड्यूमा के चुनावों के तुरंत बाद तेज तनाव बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने साफ तौर पर कहा कि पुतिन रूस में लामबंदी के विस्तार की जमीन तैयार कर रहे हैं। उन्होंने नुकसान के आंकड़े बताए जिससे साफ होता है कि पुतिन को इसकी जरूरत क्यों है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के मुताबिक 2026 के अभी तक के 7 महीनों में रूसी सेना में 2,21,000 लोगों की भर्ती की गई है और इसी अवधि में रूस ने लगभग 2,25,500 कब्जाधारियों को खो दिया। करीब 1,31,000 मारे गए और लगभग 93,000 घायल हुए। यानी कि सेना में भर्ती भी नुकसानों की भरपाई नहीं कर पा रही है। रूसी सेना तेजी से घट रही है और इसकी भरपाई नहीं हो पा रही है, जिससे सेना का आकार और स्थिति कमजोर हो रही है। तुलना के लिए अमेरिकी सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज का आकलन कहता है कि 2026 के मध्य तक रूसी सेना की कुल हानि लगभग 1.4 मिलियन लोगों तक पहुंच चुकी होगी, यानी 1.4 मिलियन, 400,000, जिनमें से 4,50,000 मारे गए हैं। ये एक काफी रूढ़िवादी आकलन है। यानी व्लादिमीर पुतिन को सेना की हानि की भरपाई करनी होगी अगर वो मानते हैं कि साल के अंत तक पूरे डोनबास पर कब्जा कर सकते हैं, जैसा सैनिकों ने वादा किया है। यही कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है। व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा रूस उत्तर कोरिया से और 30,000 सैनिक चाहता है, जिन्हें लेने के लिए वोरोनिश क्षेत्र जून से तैयारी कर रहा है। यानी व्लादिमीर पुतिन इस स्टाफ की कमी को सिर्फ अपने रूसी सैनिकों से ही नहीं भर रहे हैं, बल्कि उत्तर कोरियाई सैनिकों से भी। दूसरी ओर अगर पुतिन फिर से उत्तर कोरियाई सैनिकों को ला रहे हैं, इसका मतलब है कि वो आखिरी दम तक अपनी सेना में कमियों को पूर्ण लामबंदी की घोषणा किए बिना भरने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तो साफ है कि जबरन भर्ती की तैयारी चल रही है। मुझे लगता है जो हमने चर्चा की थी। चलिए ऐसे करते हैं। मेरे YouTube चैनल पर पिछले दिनों रूस में जबरन भर्ती के बारे में एक अलग एपिसोड आया था। वहां सभी तर्क दिए गए हैं जो साबित करते हैं कि पुतिन जबरन भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सारे कानून और अधीनस्थ कानूनी प्रावधान वगैरह। चैनल पर जाएं और पिछले एपिसोड्स में से कोई एक देखें। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। व्लादिमीर जेलेंस्की के अनुसार उत्तर कोरिया रूस को नई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर देने वाला है। जेलेंस्की ने कहा कि ये केवल यूक्रेन के फर ही खतरा नहीं है। रूस उत्तर कोरिया को लड़ना सिखा रहा है, उसके हथियारों को बेहतर बना रहा है और उसे हथियारों के वास्तविक इस्तेमाल का अनुभव दे रहा है। यानी सैनिकों व मिसाइलों के बदले प्योंगयांग को अमूल्य युद्ध अनुभव मिल रहा है। इसे वो बाद में एशिया में इस्तेमाल कर सकता है। दक्षिण कोरिया, जापान और हाँ,
अमेरिका के किसी भी सहयोगी के खिलाफ। अपनी बात को व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मुख्य बिंदु पर लाकर समेटा। एक और उद्धरण, हमें साझेदारों संग रूस पर पर्याप्त दबाव बनाना जरूरी है ताकि इस आक्रामकता को समाप्त करने के विचार हावी हो जाएं। शांति के विचार, न कि रूस की अतिरिक्त लामबंदी के। हमारे लंबी दूरी के अभियान रूस के बुनियादी ढांचे पर हमारे हमले इसमें मदद करते हैं। यहां मैं संदर्भ याद दिला दूं, इससे पहले अमेरिकी युद्ध अध्ययन संस्थान ने बताया था कि क्रेमलिन पहले ही नई भर्ती के लिए कानूनी आधार तैयार कर रहा है। विशेष रूप से 22 जुलाई को रूसी संघ की स्टेट ड्यूमा ने एक ही दिन में 3 रीडिंग में तुरंत वह कानून पारित कर दिया जो डाकुओं और नशीली दवाओं की तस्करी के लिए दोषी ठहराए गए कैदियों को मोर्चे पर भेजता है। और इसके अलावा रोसग्वार्दिया अधीनस्थ नियम तैयार कर रही है ताकि लामबंदी और युद्धकाल के दौरान उन रूसियों को जो अचानक किसी तरह के विरोध प्रदर्शन के लिए बाहर निकलने की सोचें, उन्हें और भी सख्ती से कुचला जा सके। और यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने शरदकालीन लामबंदी की संख्या कम से कम 5 लाख लोगों बताई थी। शायद ये सब गोजदुमा चुनाव 20 सितंबर के बाद होगा। और यहीं से इस विषय का तार्किक विस्तार होता है। ये ब्रिटिश खुफिया एजेंसी की पूरे यूरोप को चेतावनी है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों का मानना है कि व्लादिमीर पुतिन आने वाले महीनों में ही उत्तरी अटलांटिक गठबंधन के साथ सीधी टक्कर ले सकते हैं। इस बढ़ते तनाव के पीछे तर्क ये है, जब तक डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ युद्ध पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, व्लादिमीर पुतिन सूत्रों के अनुसार ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम की नई सरकार की मजबूती को परखना चाहते हैं। आगे मैं ब्रिटेन की खुफिया जानकारी से एक उद्धरण दूंगा जिसे डेली मेल ने प्रकाशित किया है। अब एक मजबूत विश्वास है, विश्वास कि व्लादिमीर पुतिन अगले कुछ महीनों के भीतर नाटो के साथ किसी तरह की सीधी टक्कर की तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटेन में सरकार बदलने से खुफिया एजेंसियों के अनुसार व्लादिमीर पुतिन को बर्नहैम की परीक्षा लेने और ये देखने के लिए प्रेरित करेगा कि क्या वो पुरानी और नई सरकारों के बीच किसी भी मतभेद का फायदा उठा सकते हैं। डेली मेल के अनुसार मॉस्को पहले से ही ब्रिटेन के संसाधनों को चुकाने की कोशिश कर रहा है, तेल टैंकरों के अपने छाया बेड़े को मोड़ते हुए इंग्लिश चैनल के रास्ते से हटाकर भेजते हुए, ताकि ब्रिटिश बलों को जितना हो सके उतना फैलाया जा सके। ब्रिटेन के नए रक्षा मंत्री वेस स्ट्रीटिंग ने काफी सख्ती से जवाब दिया। आगे उनकी एक टिप्पणी है, रूस को इस सरकार और प्रधानमंत्री की दृढ़ता पर कोई शक नहीं होना चाहिए कि वे यूक्रेन समेत रूसी आक्रामकता का डट कर सामना करेंगे, बल्कि ब्रिटेन व सहयोगियों के खिलाफ किसी भी आक्रामकता का मुकाबला करेंगे। यहां भी हमें हर स्थिति को समझदारी से देखना चाहिए। रूस सबसे अधिक संभावना है कि निश्चित रूप से नाटो के साथ पूरी तरह से युद्ध करने की कोशिश नहीं करेगा, वो इसे संभाल नहीं पाएगा। लेकिन अलग अलग हमले, जैसे हाल ही में ड्रोन द्वारा रोमानिया पर हमला का इस्तेमाल उत्तर अटलांटिक गठबंधन को इस मुद्दे पर बांटने के लिए किया जा सकता है। इस पर कैसे प्रतिक्रिया दें? और जो महत्वपूर्ण है, नेटो के साथ बढ़ा हुआ तनाव व्लादिमीर पुतिन के लिए उसी लामबंदी का राजनीतिक औचित्य बन सकता है। मतलब सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। व्लादिमीर पुतिन को नेटो के खिलाफ उकसावे की जरूरत है ताकि वो अपनी जनता से कह सके, देखो अब हम सिर्फ यूक्रेन से ही नहीं लड़ रहे हैं, हमारे चारों ओर पूरा नेटो ब्लॉक है, वे हम पर हमला कर रहे हैं, इसलिए मैं अतिरिक्त लामबंदी की घोषणा करता हूं। यही पुतिन की रणनीति की ताजा पुष्टि है। रोमानिया ने लगातार तीसरे दिन अपना तीसरा रूसी ड्रोन मार गिराया जो उसके हवाई क्षेत्र में घुसाया था और जिसे डेन्यूब डेल्टा में F-16 लड़ाकू विमान से मार गिराया गया था। और मैं मानता हूं कि रूस जानबूझकर रोमानिया के हवाई क्षेत्र में ड्रोन भेज सकता है ताकि नाटो देशों की प्रतिक्रिया को परखा जा सके। रोमानिया गठबंधन का सदस्य है और ये कि वो लगातार 3 दिन से रूसी ड्रोन गिरा रहा है, ये दिखाता है कि मॉस्को की तरफ से नाटो की परीक्षा अभी चल रही है। अभी इसी बीच यूक्रेन जंगली रूसियों पर अपने हमले जारी रखे हुए है। 26 जुलाई की रात यूक्रेन की रक्षा सेनाओं ने कब्जे वाले क्रीमिया और रूस के अंदरूनी इलाकों पर कार्रवाई की। कब्जे वाले क्रीमिया में एक ड्रोन ने तावरिचेस्काया ताप विद्युत स्टेशन और चेर्नो मोर्नेफ्टेगाज की संपत्तियों को निशाना बनाया।
यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के जनरल स्टाफ ने ट्यूमेन तेल रिफाइनरी पर हमले की पुष्टि की है। इसके अलावा कब्जे वाले दोनेत्स्क क्षेत्र में विसेलोक के पास एक ऑटोमोबाइल पुल पर भी हमला हुआ, जिसे रूसी सेना सैन्य लॉजिस्टिक्स में इस्तेमाल करती है। हमला चेरवोनोपोपोवका क्षेत्र में ड्रोन के गोदाम और लुहांस्क क्षेत्र के पुर्दोवका में रूसी सैनिकों की तैनाती वाली जगह पर भी हुआ। और यहां एक अलग बात है जो यूक्रेनी सशस्त्र बलों की कार्यप्रणाली को समझाती है। इस रात यूक्रेनी जनरल स्टाफ के अनुसार उन सिस्टमों को भी निशाना बनाया गया जो रूसी ड्रोन की रेंज और नियंत्रण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। रूस यूक्रेन पर इन्हीं से हमला करता है। हम सिर्फ ड्रोन नहीं गिरा रहे। अगर रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों और रूस के भीतर हुए हमलों को देखें, हम उनके नियंत्रण के ढांचे को भी नष्ट कर रहे हैं। और यहां एक दिलचस्प बात है, रूस के अंदर लॉजिस्टिक्स पर किए गए ये सभी हमले एक काफी अप्रत्याशित प्रभाव लेकर आए हैं। ये व्लादिमीर पुतिन की सैन्य अर्थव्यवस्था पर उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरा असर डाल रहे हैं। विशेष रूप से रूसी सेना ने अप्रत्याशित रूप से कुछ तकनीक और वायु रक्षा, यहां तक कि कम दूरी वाली प्रणालियों को भी मोर्चे से पीछे हटाना शुरू किया है। संभवतः उन्होंने ये सब रूस की रक्षा और यूक्रेनी हमलों से बचाव के लिए किया। पश्चिमी मीडिया सीधे लिख रहा है कि वाइल्डबेरीज के गोदामों पर मुहिम व्लादिमीर पुतिन के शासन को कमजोर कर सकती है, क्योंकि पहली बार युद्ध रूस के मध्यम वर्ग तक पहुंच गया है, जो अब तक इस युद्ध को अपने ऊपर महसूस नहीं कर रहा था। वैसे वाइल्डबेरीज के बारे में एक और अहम बात, यूक्रेनी ड्रोन के हमलों के बाद इस कंपनी के कई बड़े गोदाम जल जाने के बाद मार्केट प्लेस ने चुपचाप अपनी वेबसाइट से वो सेक्शन हटा दिया जिसका नाम था स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के लिए सब कुछ। फिर भी मार्केट प्लेस ने सैन्य सामान बेचना जारी रखा, बस अब वे स्पोर्ट्स कैटेगरी में हैं। पहले लिखा था एसवीओ के लिए सब कुछ, वहां ड्रोन और बुलेट प्रूफ जैकेट्स जैसी चीजें देख सकते थे, ड्रॉप सिस्टम्स, ऑप्टिकल फाइबर और कई चीजें। वे इसे कभी नहीं छुपाते थे। अब शायद वे इंसानियत का दिखावा कर रहे हैं ताकि कह सकें कि वे नागरिक प्रतिष्ठान हैं, और बस वेबसाइट से ये सेक्शन हटा दिया। लेकिन असल में ये सारी चीजें अब भी बिक रही हैं, यानी सार्वजनिक रूप से ये कंपनी मानो युद्ध से अपना पल्ला झाड़ रही है, असल में अब भी उसी से कमा रही है। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कसीम जोमार तोकायेव की व्लादिमीर पुतिन से युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने की अपील को आज एक अप्रत्याशित मोड़ मिला। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने ओम्स्क फोरम में व्लादिमीर पुतिन को युद्ध को स्थगित करने की सलाह दी थी, क्योंकि इसका असर कजाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी हो रहा है। इस पर मेरा कल एक एपिसोड था, खुद को दोहराने से बचने के लिए उसे देख लें अगर मिस किया हो। कसीम जोमार टोकायेव की अपील पर यूक्रेन की प्रतिक्रिया इस प्रकार रही। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिगा ने इस पहल का स्वागत किया और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति की रुख के लिए धन्यवाद दिया। वहीं रूसी तानाशाह व्लादिमीर पुतिन ने, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, टोकायेव के युद्ध को स्थगित करने वाले शब्दों का अपने पक्ष में इस्तेमाल किया। क्रेमलिन ने इसे ऐसे पेश किया मानो रूस भी युद्ध को स्थगित करने के पक्ष में हो। वे बोले, हम विरोध नहीं करते। हालांकि असल में मॉस्को इसके तहत अपने कब्जे में ली गई क्षेत्रों को अपने पास बनाए रखने को समझता है। पुतिन ने कहा कि वो युद्ध रोकने के खिलाफ नहीं है, पर पूरे डॉनबास पर कब्जे के बाद ही। इसलिए वो कहते हैं, देखिए, यहां तक कि कजाकिस्तान के राष्ट्रपति भी कहते हैं, चलिए युद्ध रोकते हैं। और युद्ध रोकने के लिए जरूरी है कि यूक्रेन वासी बस पूरा डोनबास रशियों को सौंप दे। और यहां फर्क समझना जरूरी है। जब तोकायेव युद्ध को रोकने और इस्तांबुल फॉर्मूला 2.0 पर लौटने की बात करते हैं, वो युद्ध विराम की बात कर रहे हैं, यहीं और अभी। जब व्लादिमीर पुतिन इन शब्दों पर सिर हिलाते हैं तो उनका मतलब कुछ और होता है। मौजूदा मोर्चा रोकना, सबसे अच्छे हालात में कब्जाए गए सारे इलाके अपने पास रखना और नई लामबंदी के लिए थोड़ी मोहलत पाना। देखिए, फ्रीज शब्द से दो उल्टी बातें हो रही हैं। पुतिन अब इसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, पहले डोनबास कब्जा करें, फिर फ्रीज करें। इसी वजह से ज़ेलेंस्की जोर देते हैं कि दबाव ऐसा होना चाहिए कि व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में शांति के विचार हावी हों, न कि ये कि कैसे और 500,000 रूसी सैनिक और 30,000 उत्तर कोरियाई
जुटाए जाएं जारी है। नतीजा आज 26 जुलाई की स्थिति इस प्रकार है। यूक्रेनी हमले असरदार हैं, इतने कि यहां तक कि ईरान की भी कमजोर नस पर चोट पहुंची है, जिसने आज यूक्रेन को अपने उन जहाजों के डुबोए जाने के बाद हमलों की धमकी दी है जो रूसियों के लिए सैन्य माल ले जा रहे थे। यूक्रेन ने आज कब्जे वाले क्रीमिया, एक तेल रिफाइनरी, लॉजिस्टिक्स और ड्रोन नियंत्रण इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया। कुल मिलाकर यह अभियान व्यवस्थित रूप से जारी है, लेकिन रूस готовится не к миру, а к эскалации. Владимир Путин создает правовую базу для новой мобилизации уже осенью. सेना की भर्ती अब रूस के मोर्चे पर हुए नुकसानों की भरपाई नहीं कर पा रही है। पुतिन को किम जोंग उन से 30,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों और नए बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर की उम्मीद है। वहीं ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने चेतावनी दी है कि पुतिन नेटो के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई कर सकते हैं। रोमानियाई F-16 जो तीसरे दिन रूसी ड्रोन गिरा रहे हैं, ये दिखाते हैं कि मॉस्को की तरफ से गठबंधन की परीक्षा पहले ही शुरू हो चुकी है। ये सब एक ही गांठ में जुड़ा है। नाटो के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई पुतिन को लामबंदी का बहाना देती है। लामबंदी और उत्तर कोरियाई लोग जरूरी है क्योंकि रूसी सेना घटती जा रही है। पुतिन टोकाएव की शैली में युद्ध को ठंडे बस्ते में डालने की बात का इस्तेमाल सिर्फ थोड़ी मोहलत पाने के लिए करना चाहते हैं और नए हमले के लिए तैयारी कर सकें। यूक्रेन का काम है कि वो गंजे तानाशाह को ये राहत न लेने दे। इसी वजह से लंबी दूरी के हमले हर रात जारी रहते हैं। यहां मैं विराम लगाऊंगा। अपनी राय, अपने निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को समर्थन देना चाहते हैं तो मैं इसके लिए आपका आभारी रहूंगा। आप किसी भी डोनेशन से ऐसा कर सकते हैं। वीडियो विवरण के लिंक और भुगतान विवरण का उपयोग करें। बस इतना ही। अपना ध्यान रखें। सबको अलविदा।